वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंटिन्यूएशन लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने इसमें पहला लेक्चर कंप्लीट किया था। उस पहले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हमारा क्या है, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने लिखा था z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, आई स्टैंड फॉर आयोटा, जिसका वैल्यू कितना होता है अंडर रूट -1। यहाँ पे a कॉमा b क्या है, दीज टू नंबर्स आर रियल नंबर्स, a एंड b आर रियल नंबर्स। आयोटा इक्वल्स टू अंडर रूट -1। हमने ये भी पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, ये होता है -1। आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना होता है, माइनस आयोटा। और आयोटा 4 का वैल्यू कितना होता है, प्लस का 1। और आयोटा इक्वल्स टू आयोटा। देन लास्ट में हमने ये किया था कि इन सबका जब एडिशन करते हैं, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक हमने पिछले क्लास में कवर किया था। उसके बाद हम आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा अगला था क्या, कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर इसको हम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। सो जिस तरीके से हम कार्टेशियन प्लेन x एंड y को पढ़ते हैं उसी तरीके से हम ये पढ़ेंगे। बस इसमें क्या होगा, जो हमारा x एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, और जो हमारा y एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी अगर है तो इसको अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो a कॉमा b करके लिखते हैं। ठीक है, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें यहाँ फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हमने लिखा क्या, z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉमा 3। तो रियल एक्सिस पे कितना होगा 2, रियल एक्सिस पे हो जाएगा 2 और इमेजिनरी एक्सिस पे हो जाएगा 3। सो 2 कॉमा 3 ये पॉइंट हो जाएगा, दिस पॉइंट इज 2 कॉमा 3, जिसको हम लिखेंगे 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अगर इस तरीके से हमें दूसरा एग्जांपल मान लिखना है -5 माइनस 3 आयोटा लिखना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि -5 कॉमा -3। तो x पे कितना जाना है, -5, जो नेगेटिव x एक्सिस 1 2 3 5 -5, और y पे -3, ये y मतलब इमेजिनरी एक्सिस में -3। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, दिस पॉइंट इज -5 कॉमा -3, जिसको हम लिखेंगे क्या, -5 -3 आयोटा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन। अब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस किस तरीके से फाइंड करते हैं, हमने वो भी किया था, उसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस किस तरीके से करेंगे। सो सपोज करो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। अब ये हमारे पास है रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, a प्लस आई बी। सपोज करो कोई यहाँ पे पॉइंट है, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, ये p पॉइंट है। तो यहां से हमने इसको ज्वाइन किया, हमें पता है यहां से एक परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा a। अगर हम इसको लिखेंगे a कॉमा b तो ये डिस्टेंस a हो जाएगा, ये डिस्टेंस b। और हम मॉडुलस ऑफ z, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड फाइंड करते हैं तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, क्या है, मॉड z, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मॉड ऑफ z। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ से जो डिस्टेंस होता है ये मॉड z होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम जब पाइथागोरस यूज करेंगे तो मॉड z स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मॉड z क्या आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a अगर आप ध्यान से देखेंगे तो z में a क्या है, दिस इज रियल पार्ट, सो रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस, और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, तो रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर, अंडर रूट लगा लेते हैं वहां पे। हमने एक एग्जांपल किया था, इस पे एक एग्जांपल करते हैं। और अगर हमारे पास z है -5 प्लस 2 आयोटा, तो इसका मॉडुलस z क्या होगा। तो अगर हम इसका मॉड z फाइंड करना चाहे तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रियल नंबर का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट क्या है इसका -5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 का स्क्वायर। सो अंडर रूट -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये मिलकर कितना हो जाएगा, ये मिलकर हो जाएगा अंडर रूट 29। क्लियर है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड हम किस तरीके से फाइंड किया, ये हमने एग्जाम्पल किया। ओके, अब अगला पढ़ेंगे हम आर्गुमेंट, यानी किसी भी रियल नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो वो देखेंगे हम। अगर हमारे पास सपोज करो z है a प्लस आयोटा b, तो आर्गुमेंट ऑफ z, हमें आर्गुमेंट फाइंड करना है, आर्गुमेंट ऑफ z। तो ये क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z, इसको हम लिखते हैं a r g ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स
tan इनवर्स b अपॉन a। क्या होता है ये फॉर्मूला? tan इनवर्स b अपॉन a। इसमें आप देख के बताइए कि z में b क्या है, तो b इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी अगर हमें आर्गुमेंट ऑफ z लिखना होगा, ARG अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ये tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। एक एग्जांपल करते हैं। अगर हमने एग्जांपल किया यहाँ पे, लेट्स से हमने z लिखा 1 प्लस आयोटा, अगर हमने 1 प्लस आयोटा, अब इसका बोल रहे क्वेश्चन कि फाइंड मॉड एंड आर्गुमेंट, यानी ये जो रियल नंबर z, सॉरी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है, इसका हमें मॉड फाइंड करना है और आर्गुमेंट। सो फाइंड मॉड z एंड आर्गुमेंट z, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका मॉड z क्या हो जाएगा, मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट रियल का स्क्वायर, रियल क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 2। तो ये इसका हो गया मॉड z। और अब इसका आर्गुमेंट z फाइंड करना है, तो आर्गुमेंट z क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, आर्गुमेंट z का फॉर्मूला ये है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 1, इमेजिनरी पार्ट है 1 और रियल पार्ट क्या है 1, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1। अब ये बताया कि tan 1 कब होता है, कौन से एंगल पे, तो होता है पाई बाई 4 45 पे। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, इसका मॉड क्या आ गया अंडर रूट 2 और इसका आर्गुमेंट क्या आ गया पाई बाई 4। क्लियर है, एक एग्जांपल और करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो अगला एग्जांपल, सपोज z इक्वल टू हमारे पास है 2 प्लस रूट 3 आयोटा, मान लो ये है। तो इसका हमें अगर आर्गुमेंट फाइंड करना है, आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो tan इनवर्स, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है इसका रूट 3 और रियल पार्ट क्या है 2, तो ये इसका एंगल, ये इसका आर्गुमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें इसका वैल्यू हमें पता नहीं कि tan पे किसी कोई होता है क्या, इसलिए इसका आर्गुमेंट हो जाएगा। क्लियर है। और इसी क्वेश्चन का अगर हमें मॉड फाइंड करना होगा, मॉड z, तो मॉड z क्या हो जाएगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है रूट 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 3 विच कम्स आउट टू बी अंडर रूट 7। क्लियर है। तो मॉड और आर्गुमेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो ये हमने इस पे 2-3 क्वेश्चन किया। ओके, अब आगे चलते हैं। अच्छा, हमें जब भी आर्गुमेंट फाइंड करना होता है तो हम क्या करेंगे, हम इसका कॉम्प्लेक्स प्लेन पे फिगर ड्रॉ करेंगे, उससे हमें आसानी हो जाएगा। आसानी कैसे, कि वो पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में, उसी के अकॉर्डिंग एंगल भी आएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा आर्गुमेंट है वो आएगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे क्या था, अगर z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ कार्टेशियन फॉर्म में, तो 1 कॉमा रूट 3 हो जाएगा, 1 कॉमा रूट 3, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का मतलब क्या है कि एंगल 0 से लेकर 90 के बीच में रहेगा, एंगल 0 से 90 के बीच में रहेगा। इसका हम अगर एंगल फाइंड करेंगे तो इसका आर्गुमेंट ऑफ z, सो tan इनवर्स b बाई a, सो tan इनवर्स व्हाट इज b, इसमें b है हमारे पास रूट 3 अपॉन 1, तो tan रूट 3 कब होता है, tan रूट 3 होता है 60 डिग्री पे, तो पाई बाई 3, ठीक है, 60 डिग्री जिसको हम लिखते हैं। ठीक, तो ये किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मान लो हमारे पास ये होता है z इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 आयोटा होता, तो इसको हम लिखेंगे क्या, 1 कॉमा माइनस रूट 3, यानी x पे 1 और y पे क्या है माइनस का रूट 3, यानी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में होगा। तो फोर्थ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, अगेन हम अगर आर्गुमेंट फाइंड करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ z, तो हो जाएगा tan इनवर्स b बाई ए देते रूट 3 माइनस रूट 3 अपॉन 1, तो हो जाएगा tan इनवर्स माइनस रूट 3। तो इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का मतलब अगर हम इस साइड से जाएंगे तो नेगेटिव, क्योंकि हम जब क्लॉकवाइज घूमते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस tan के साथ जो माइनस अंदर है वो माइनस बाहर भी हम ले सकते हैं, माइनस tan इनवर्स रूट 3, और रूट 3 का वैल्यू कितना है, tan किस पे होता है, तो होता है पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई 3।
ठीक है, माइनस में अगर हम फाइंड करेंगे आंसर तो ये आ गया। और अगर हम प्लस में फाइंड करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमें पता है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 करना पड़ेगा। ठीक है, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो यहां से एंगल क्या हो जाएगा, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 विच इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 3। ठीक है, तो आर्गुमेंट इसका हम माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं या 5 पाई बाय 3 लिख सकते हैं। क्लियर है, बिकॉज ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से ये आ गया। अगर यही मान लो क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, अगर हमें लिखा हुआ है z इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा, अगर ये लिखा है तो इसका मतलब हो गया -1 माइनस √3। अब देखेंगे दोनों नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर हम इसका आर्गुमेंट फाइंड करना चाहे, आर्गुमेंट z फाइंड करना चाहे तो tan इनवर्स b अपॉन a इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस का √3 डिवाइडेड बाय माइनस का 1, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, tan इनवर्स √3। लेकिन आप सोचेंगे कि tan इनवर्स √3 आया तो इसका वैल्यू लिख दे, क्या इसका वैल्यू लिख दे पाई बाय 3, क्योंकि इसका 60 डिग्री पे √3 होता है। लेकिन नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है, उसके लिए क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ये थर्ड क्वाड्रेंट पॉइंट आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस, यानी इसमें हमें लिखना पड़ेगा पाई प्लस पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3, तो ये मिलकर कितना हो जाएगा 4 पाई बाय 3। क्लियर है, तो इसका जो आर्गुमेंट अब z आ जाएगा इस पॉइंट का, तो क्या आएगा वो आएगा 4 पाई बाय 3। क्लियर है, एक और कर लेते हैं, z इज इक्वल टू, मान लो ये है हमारे पास -1 प्लस √3 आयोटा, इसका लिख सकते हैं -1 √3। अब इसका रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट 0, रियल पार्ट क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब इस साइड इमेजिनरी पार्ट है पॉजिटिव, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसका अगर हमें अगेन आर्गुमेंट फाइंड करना पड़ेगा, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a, सो tan इनवर्स b का मतलब हो गया हमारे पास क्या, √3 पर -1, तो हो जाएगा tan इनवर्स माइनस का √3। बट ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें पाई में से वो एंगल माइनस करना पड़ेगा। तो √3 कब होता है, √3 होता है पाई बाय 3 पे से, लेकिन हम इसको पाई में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3, तो हो जाएगा 2 पाई बाय 3। तो आई होप आपको ये आर्गुमेंट फाइंड करना आया होगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास ये जो पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट को पहले हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन में उसका फिगर बनाएंगे। और ये फिगर किस लिए बनाएंगे, ये चेक करने के लिए कि कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले दूसरे तीसरे चौथे, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल आएगा, या फिर हमारे पास जो इसका आर्गुमेंट है वो आएगा। क्लियर है, आया अच्छे से समझ? ओके, आगे चलते हैं। तो अब आर्गुमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब आर्गुमेंट हमारा 3 टाइप्स का है, कौन कौन से है आर्गुमेंट, अगर हम देखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z अगर हम पढ़ेंगे, मान लो हमारे पास z इक्वल्स टू a प्लस आई बी है, तो इसका आर्गुमेंट अगर हम पढ़ेंगे तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट क्या क्या होता है हमारे पास, जनरल आर्गुमेंट होता है, एक तो होता है हमारे पास जनरल आर्गुमेंट, जनरल आर्गुमेंट जिसको हम लिखते हैं, इसको अगर हम लिखना होगा हमें तो हम क्या लिखेंगे जनरल आर्गुमेंट को, 2k पाई आर्गुमेंट ऑफ z, या जनरल आर्गुमेंट 2k पाई प्लस थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ हमने अगर फिगर बनाया तो ये एंगल है, मान लो ये एंगल, यहाँ पे हमारे पास थीटा है। तो उसके बाद दोबारा आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस पॉइंट पे मान लो पहुंचने के लिए दोबारा क्या करना पड़ेगा, पूरा एक 2 पाई घूमना पड़ेगा, फिर यहाँ आएंगे। ठीक है, 2 पाई घूम के फिर वहां आएंगे। तो ये होता है हमारा क्या, ये होता है जनरल आर्गुमेंट 2k पाई प्लस थीटा, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर, जहां पे k किस में बिलोंग करता है, k बिलोंग्स टू इंटीजर। अब दूसरा जो हमारा आता है, दूसरा आता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, यह आता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AMPZ। ठीक है, और एम्पलीट्यूड जो होता है इसका हमारे पास एक रेंज होता है कि किस रेंज में हमारे पास जो एंगल होगा वो होगा। तो इसका जो रेंज होता है वो होता है एम्पलीट्यूड z इक्वल्स टू थीटा, और थीटा का रेंज होता है 0 से लेकर थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू पाई। 0 से लेके ये 0 से लेके नहीं होता है, ये होता है हमारे पास माइनस पाई लेस देन 0 लेस देन प्लस पाई, ये रेंज होता है इसका। यानी इसका रेंज हो गया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो होता है या तो यहां से यहां जाएगा या तो यहां से यहां जाएगा। इसका मतलब ये है
कि अगर हम एंगल फाइंड करें तो पाई से ज्यादा एंगल नहीं होना चाहिए, माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। जैसे अगर कोई पॉइंट, अभी हमने क्या किया था, एम्पलीट्यूड फाइंड किया था, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे आया तो उसको हमने क्या किया था, 2 पाई में से अगर पाई/3 आया तो 2 पाई बाय माइनस पाई/3, तो ये आ गया था कितना, 5 पाई/3। लेकिन 5 पाई/3 आप ध्यान से देखेंगे तो इस रेंज में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 5 पाई/3 जो है ये एम्पलीट्यूड नहीं होगा। एम्पलीट्यूड के लिए हमें इस रेंज में लाना होगा, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। तो जो हम यहाँ से ऐसे घूमे थे इस तरीके से नहीं जाएगा, हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे, तो सिंपल हम लिख देंगे माइनस का पाई/3। फोर्थ क्वाड्रेंट में या तो प्लस का 5/3 होगा या तो माइनस का 5/, जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज जाने के बाद हमें पता चला कि ये एंगल 5 पाई/3 है जो इस रेंज में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसको हम नहीं ले सकते, इसका मतलब फिर हमें क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो हम जब क्लॉकवाइज गए तो क्या आ गया, माइनस पाई/3। क्लियर है, आया अच्छे समझ। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड हम एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है, हम आर्गुमेंट फाइंड करेंगे, फिर उस आर्गुमेंट को हम चेक करेंगे कि क्या वो इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इस रेंज में नहीं आ रहा है तो हम इस रेंज में लाएंगे। किस तरीके से लाएंगे, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं, अगर इस रेंज में आ गया तो ठीक है, अगर इस रेंज में नहीं आया, इससे बड़ा एंगल आ गया, तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। क्लॉकवाइज जाके हम क्या कर देंगे, उसका एंगल फाइंड कर देंगे। क्लियर। अब आता है अगला, तो अगले को हम बोलते हैं क्या, लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। क्या है, लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। नेक्स्ट वन आता है लिस्ट, थर्ड पार्ट इसका जो था, अगर हम पीछे जाके देखें तो थर्ड पार्ट यहां से आ जाएगा, लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। सो जिसको हम बोलते हैं लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट, जिसको हम बोलते हैं LPA, ठीक है, LPA ऑफ Z, ये होता है थीटा, लेकिन इसका रेंज होता है, इसका रेंज होता है 0 से बड़ा होता है और 2 पाई से छोटा या इक्वल होता है, ये इसका रेंज होता है, ठीक है। इस रेंज में हम लिखेंगे, यानी हम जैसे हमारे पास जो जनरल आर्गुमेंट है, जनरल आर्गुमेंट को देखोगे, अगर मैं एग्जांपल देखूं, यहाँ पे थीटा मान लो पाई/3 आ गया, तो जनरल आर्गुमेंट क्या क्या हो सकता है, पाई/3, जब हम k का वैल्यू 0 रखेंगे तो पाई/3, जब k का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पाई प्लस पाई/3, फिर हो जाएगा अगला, जब हम रखेंगे k का वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 पाई प्लस पाई/3, 6 पाई प्लस पाई/3, ये जितने भी एंगल्स आएंगे उसको हम बोलेंगे जनरल आर्गुमेंट। अब ये होगा हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट, या फिर जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड का रेंज होता है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। अब आता है लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट, जिसको हम LPA लिखते हैं, और इसका रेंज क्या होता है, 0 से 2 पाई के बीच में होता है। 0 से 2 पाई के बीच के मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से घूमेंगे, यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। ये एंगल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पहले दूसरे तीसरे चौथे किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, लेकिन एक बार ही वो सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है, दोबारा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि हम 2 पाई में ऐड करते हैं उसको, ऐसा नहीं होगा। एंगल ये रेंज क्या होगा, 0 से 2 पाई के बीच में ही आना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। देन आता है हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और आता है जनरल आर्गुमेंट, जिसको हम लिखते हैं 2k पाई प्लस थीटा। क्लियर है, आया अच्छे से समझ आपको। आर्गुमेंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। ओके, अब एक क्वेश्चन करते तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन इज इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस 3 माइनस √3 आयोटा, 3 माइनस √3 आयोटा, और हमें इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड जनरल आर्गुमेंट, फाइंड फर्स्ट पार्ट जनरल आर्गुमेंट, सेकेंड पार्ट एम्पलीट्यूड, एंड थर्ड पार्ट लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट Z। यानी हमें जनरल आर्गुमेंट फाइंड करना है Z का, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है Z का, और लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट फाइंड करना है Z का, ठीक है। Z हमारे पास ये है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 माइनस √3। ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट पे होगा, अगर मैं क्वाड्रेंट पूछूं तो आप बताएं कौन से होगा, तो ये हो जाएगा X पॉजिटिव Y नेगेटिव, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब हमारे पास जनरल आर्गुमेंट फाइंड करना है, इसका मतलब हम यहाँ फाइंड करेंगे tan इनवर्स, यानी हम आर्गुमेंट, पहले इसका हम आर्गुमेंट फाइंड करते हैं। सो आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल्स टू tan इनवर्स B बाई A। सो दिस इज tan इनवर्स, व्हाट इज B, B इज माइनस √3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 1 बाई √3, tan इनवर्स माइनस 1 बाई √3। अब 1 बाई √3 कब होता है, tan होता है पाई/6,
30 डिग्री पे, ये होता है tan π/6। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो एक माइनस आ जाएगा, -π/6 लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5π/, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 2π - π/6 जिसको हम लिखेंगे 5π/6। क्लियर, इन दोनों में से होगा। अब हमें फाइंड करना जनरल आर्गुमेंट। जनरल आर्गुमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जनरल आर्गुमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2kπ + θ, 2kπ + θ। तो इसको हम लिखेंगे 2kπ प्लस व्हाट इज थीटा, थीटा इज 5π/4, 5π/4, ठीक है, 2kπ + θ। तो ये हो गया जनरल आर्गुमेंट। अब आता है इसका एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड का रेंज हमने बताया था कहां से कहां तक होता है, -π से +π के बीच में। एम्पलीट्यूड का रेंज कहां होता है, -π से +π के बीच में। तो अगर हमें एम्पलीट्यूड ऑफ z फाइंड करना है तो ये हो जाएगा थीटा, जिसका रेंज होता है -π लेस देन थीटा लेस देन इक्वल्स टू प्लस का पाई, इस रेंज में आएगा। अब देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एंगल, ये कौन से क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर हम यहाँ से ऐसे घूम के जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हमारे पास आएगा 5π/6। 5π/6 जो 5π/6 2π माइनस 2π, सॉरी ये 5π/6 नहीं होगा, दिस इज नॉट 5π/6। जब हम इसको 2π में से π/6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11π/6। ये क्या हो जाएगा 11π/6। तो यहाँ से ये तो ठीक है, ये 11π/6, तो इसको हम लिखेंगे क्या 11π/6, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2kπ - π/6, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ देखो, जब हम क्या करेंगे, इसको घूम के आएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव से जाएंगे तो 11π/6, लेकिन 11π/6 क्या होता है, इसका वैल्यू पाई से ज्यादा होता है, पाई से ज्यादा होते हैं इस रेंज में नहीं आएगा, और एम्पलीट्यूड के लिए हमें इस रेंज में लाना है। इसका मतलब यहाँ पे एंगल हमें कैसे जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज जाने के लिए हमें माइनस लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा -π/6। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल्स टू थीटा, दिस इज इक्वल्स टू -π/6। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब तीसरा क्या है, लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट का रेंज हमने बताया था कहां से कहां तक होता है। इसके लिए जो थीटा होता है उसका रेंज होता है 0 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल्स टू 2π। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, नाम में लिखा हुआ लिस्ट पॉजिटिव, इसका मतलब ये एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो यहां से हम घूम के जाएंगे तो कहां, यहाँ पे जाने के लिए हमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11π/6। क्या हो जाएगा ये 11π/6। देयरफॉर लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 11π/6। क्लियर है, आया समझ अच्छे से। एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको शायद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। फॉर z इक्वल्स टू -3 + √3 आयोटा, ये गिवन है। इसके लिए हमें क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड जनरल आर्गुमेंट ऑफ z, सेकेंड find amplitude of z, and third we have to find least positive argument of z। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका हम फाइंड करेंगे आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, tan इनवर्स b/a, यानी इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। सो tan इनवर्स व्हाट इज b, b इज प्लस का √3, a इज माइनस का 3, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, दिस इज -1/√3। बट ध्यान दो, ये पॉइंट अगर इसको हम लिखना चाहे तो -3√3, x नेगेटिव यानी x नेगेटिव है y पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कौन से क्वाड्रेंट में, x नेगेटिव y पॉजिटिव हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहां से आगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं π क्योंकि हमारे पास 1/√3 कब होता है, π/60 पे, π/6 पे, तो हो जाएगा ये। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5π/6। क्लियर है, तो ये आ गया 5π/6, ये आ गया आर्गुमेंट। अब हम जनरल आर्गुमेंट फाइंड करेंगे। तो जनरल आर्गुमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जनरल आर्गुमेंट 2kπ + थीटा। सो 2kπ + थीटा कितना आया, 5π/6। तो ये तो हो गया इसका जनरल आर्गुमेंट। अब दूसरा आता है एम्पलीट्यूड, दूसरा इसका आता है एम्पलीट्यूड ऑफ z। अब एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या होता है, थीटा, और इसका रेंज कहां से कहां तक होता है, एम्पलीट्यूड के लिए जो रेंज होता है वो होता है -π से लेके +π के बीच में, -π से +π के बीच में। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या 5π/6 -π से +π के बीच में है, यस। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा 5π/6, ये इसका एम्पलीट्यूड आ गया। नेक्स्ट आता है लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट क्या होगा, LPA
एलपीए क्या होता है, जीरो, एलपीए के लिए हमारा रेंज क्या होता है, 0 से लेके 2 पाई के बीच में होता है एलपीए के लिए, और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो कि 5 पाई बाई 6 ये 0 से 2 पाई के बीच में है और ये पॉजिटिव भी है, तो इसका एलपीए हो जाएगा 5 पाई बाई 6। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आप जनरल आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड और एलपीए किस तरीके से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड किया जाता है। क्लियर है, आया अच्छे से समझ? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब आता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के जो डिफरेंट फॉर्म है वो पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंट फॉर्म। तो सबसे पहला जो फॉर्म है हमारा, हम उसको पढ़ेंगे। पहला फॉर्म है कार्डिनल फॉर्म। फर्स्ट वन इज कार्डिनल फॉर्म, या फिर a प्लस आयोटा बी फॉर्म, a प्लस आयोटा बी फॉर्म। ठीक है, कार्डिनल फॉर्म a प्लस आयोटा बी फॉर्म। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म भी बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। तो इसको हम किससे, मान लो z लिखा है a प्लस आयोटा बी, ठीक है, तो इसको कार्डिनल फॉर्म बोलते हैं, a प्लस आयोटा बी ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में क्या आ जाएगा, a कॉमा b, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कार्डिनल फॉर्म, या फिर इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म भी बोलते हैं। अब आता है दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। तो दूसरे वाले को हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म या फिर हम बोलेंगे इसको पोलर फॉर्म। तो अगर z इक्वल टू मान लो लिखा हुआ a प्लस आई बी, z इक्वल टू a प्लस आई बी लिखा हुआ है, तो इसका हम आर्गुमेंट अगर हम फाइंड करेंगे तो इसका आर्गुमेंट क्या आएगा, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a, ये इसका आर्गुमेंट आता है। ठीक, अब अगर इसका मैं बोलो कि मॉड z फाइंड करके बताओ, तो इसका मॉड z क्या आएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका मॉड z होता है। अब पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। a को हम किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करते हैं, a को हम लिखते हैं r cos थीटा, अब b को हम क्या लिखते हैं, b को लिखते हैं r sin थीटा। a को हम लिखते हैं r cos थीटा, b को हम लिखते हैं r sin थीटा, वेयर r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z एंड थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, वेयर r इज मॉड ऑफ z एंड थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z। तो इस z को हम क्या लिख सकते हैं, दिस z कैन बी रिटेन एज a प्लस आयोटा b। तो a को हमने क्या माना है, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ठीक है, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब दोनों में से r कॉमन दिख रहा है हमें, तो r कॉमन लिखेंगे तो क्या बचेगा, ये वो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म, या फिर हम इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म या पोलर फॉर्म। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म या पोलर फॉर्म, तो z क्या हो जाएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म या पोलर फॉर्म। अब इसको ध्यान से देखो, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसे लिखते हैं। ये r जो है ऐसे लिखेंगे, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो cos का हम c लेंगे, cos का c, आयोटा का i, sin का s, और जो थीटा है वो थीटा। तो इसको z को क्या रखते थे, r sis थीटा। क्या बोलते हैं इसको, r sis थीटा। हाँ, इसको हम इस फॉर्म में तभी लिखेंगे जब यहाँ पे बीच में ये प्लस होगा। अगर ये माइनस होगा तो हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको हमेशा प्लस रहना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है, तो r sis थीटा लिखा हुआ है, तो इसका क्लियर मतलब होगा कि r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है, अगर मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊं, लिखा हुआ है मान लो z इक्वल टू r sis 2 थीटा। अगर ये लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब हो गया r cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा। क्लियर है, या फिर दूसरा एग्जांपल, अगर मान लो ऐसा लिखा है z इक्वल टू r sis माइनस 5 थीटा, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, r cos ऑफ माइनस 5 थीटा प्लस आयोटा sin ऑफ माइनस 5 थीटा। क्लियर है, आया आपको समझ। तो r sis sin थीटा, ये इसका होता है पोलर फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, और इनको बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्लियर है, अच्छे समझ में। एक एग्जांपल से और समझाते हैं आपको। मान लो अगर यहाँ लिखा हुआ है z इक्वल्स टू, लेट्स से z इक्वल्स टू r cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। अगर ये लिखा है तो क्या इसको हम r sis थीटा लिख सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस है। r sis sin थीटा r sis थीटा लिखने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए प्लस। तो पहले हम इसको प्लस बनाएंगे, तो ये लिखेंगे r cos थीटा प्लस आयोटा sin माइनस थीटा, ये हम लिखेंगे।
क्लियर है? क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, तो ये माइनस जो यहाँ पे है ये बाहर जाएगा तो माइनस कर देगा, या फिर इसको हम साइन थीटा के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे थीटा और यहाँ पे थीटा, ये दोनों थीटा अभी डिफरेंट है, तब भी हम r सिस थीटा नहीं लिख सकते हैं। तो अब इसको हमें इक्वल सेम करना होगा, जो यहाँ पे थीटा वही थीटा यहाँ पे करना होगा। तो क्या हम cos थीटा को cos माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या? क्योंकि हमें पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा। cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये इवन फंक्शन होता है, इसलिए cos ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा। तो इसको हमने ये लिख दिया प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें बीच में जो प्लस चाहिए था वो भी मिल गया, दोनों एंगल जो इक्वल होना चाहिए तो वो भी मिल गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या? आर सिस माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे माइनस, दिस इज जेड इक्वल्स टू आर सिस माइनस थीटा। तो आई होप आपको पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी समझ में आया होगा। अब आता है हमारे पास थर्ड, जिसको हम बोलते हैं आयलर फॉर्म। थर्ड हमारे पास क्या होता है? थर्ड होता है आयलर फॉर्म। दिस इज आयलर्स फॉर्म। अब आयलर्स फॉर्म में क्या है कि जो हमारे पास ये लिखा हुआ है z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जो ये लिखा हुआ है, या फिर जिसको हमने लिखा आर सिस थीटा लिखा है, इसको आयलर फॉर्म में जब लिखना होता है तो इसको हम लिखते हैं आर ई पावर आयोटा थीटा। z इक्वल्स टू आर ई पावर आयोटा थीटा वेयर r इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z एंड थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे z इक्वल टू आर ई पावर आयोटा थीटा। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हमारा ये आयलर फॉर्म। आयलर फॉर्म का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये हमारे पास जो था ये क्या था? ये था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म, और उसके बाद हमारे पास कार्डिनल फॉर्म था जो a प्लस आयोटा b करके लिखा हुआ था। तो अब हम z को तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास z लिखा हुआ है a प्लस आयोटा b, तो इस a प्लस आयोटा b कैन बी रिटन एज r सिस थीटा। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज r ई पावर आयोटा थीटा। ठीक है, इस पहले वाले को हम बोलते हैं क्या? कार्डिनल फॉर्म। पहले वाले को हम बोलते हैं कार्डिनल फॉर्म। दूसरे वाले को हम बोलते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म या पोलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म, और दिस इज नोन एज पोलर फॉर्म। और थर्ड इसको हम बोलते हैं क्या? दिस इज नोन एज आयलर फॉर्म। दिस इज नोन एज आयलर्स फॉर्म। क्लियर है? तो ये तीन हो गया। अच्छा, ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म था ना, ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म जो था हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म, हमने जेड को क्या लिखा था? आर सिस थीटा, या फिर इसको हमने लिखा था आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है आर थीटा, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है आर थीटा। जैसे ही आर थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब जो पहला वाला है वो मॉड ऑफ जेड है, और जो दूसरा वाला है वो है आर्गुमेंट। क्लियर है? तो कभी आर कॉमा थीटा इस टाइप का लिखा हुआ है तो इसको हम सपोज करेंगे कि ये पहला वाला जो है वो है मॉड ऑफ जेड, और जो दूसरा वाला जो है वो क्या है? आर्गुमेंट ऑफ जेड। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो क्लियर करके, तो आर इज मॉड ऑफ जेड एंड थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ जेड। एक एग्जाम्पल करेंगे तो आपको काफी ज्यादा समझ में आएगा। तो चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है हमारे पास z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पोलर, या फिर राइट इन पोलर फॉर्म। इसको हमें किसमें लिखना है? राइट इन पोलर फॉर्म। इसको हमें पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म को ही हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका मॉड जेड आर फाइंड करेंगे। आर क्या होता है? मॉड जेड। तो मॉड जेड यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये इसका हो गया आर हो गया हमारे पास। अब हम फाइंड करेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट जेड जिसको हम थीटा बोलते हैं, तो ये क्या होता है? tan इनवर्स b by a। So tan इनवर्स व्हाट इज b? b is 1 and a is also 1, 1 by 1। दोनों पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट tan 1 कब होता है? तो ये होता है पाई बाई 4 पे। तो हमारे पास थीटा भी आ गया, हमारे पास r भी आ गया। तो अब हम z को अगर पोलर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखते हैं? r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r का वैल्यू हो जाएगा √2 cos थीटा। cos थीटा कितना है? cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। ओके, सो दिस इज इन द पोलर फॉर्म। इसको हम लिख सकते हैं √2 सिस पाई बाई 4। क्लियर है? पोलर फॉर्म में समझ में आया अच्छे से। अगर हम इसको फिर चेंज करेंगे और a प्लस आई बी फॉर्म में लिखेंगे तो यही आएगा।
अगर आप चेंज करके देखना चाहो तो यही आएगा, चेंज करके देखते हैं यहाँ पे √2। अब ये बताओ कि cos π/4, cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस आयोटा, ये है sin 45, sin 45 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/√2, तो ये भी हो जाएगा आयोटा अपॉन √2। यहाँ से ये वाला √2 कॉमन लेके इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा। तो ये देखेंगे तो a+b फॉर्म में यही वाला आ गया। क्लियर है? तो हमने इसको क्या किया, कोई अगर हमें a+b फॉर्म में गिवन है, a प्लस आयोटा b फॉर्म में गिवन है, तो उसको हमने क्या किया, ये हम पोलर फॉर्म में या ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में चेंज कर दिया। इसी को अगर मान लो बोल देता है इस क्वेश्चन को कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म पोलर फॉर्म में भी चेंज करो और इसको आयलर फॉर्म में भी चेंज करो, इसको आयलर फॉर्म में भी चेंज करो। तो आयलर फॉर्म में भी क्या होता है, आयलर फॉर्म अगर हमने देखा था अभी कि z इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं r e पावर आयोटा थीटा लिखते हैं। तो r हमने फाइंड किया था कितना आया था √2 e पावर आयोटा थीटा हमने फाइंड किया तो क्या आया था π/4। तो ये इसका क्या हो जाएगा आयलर फॉर्म। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा तो उसको अगर हमें रिप्रेजेंट कन्वर्ट करना होगा किसमें, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म या पोलर फॉर्म में, तो इस तरीके से कर सकते हैं। आयलर फॉर्म में गिवन होगा तो भी हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो अगला चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है 2, π/3 मान लो गिवन है। अगर हमें गिवन है 2, π/3, अब इसको बोल रहा है इसको क्या करो रिप्रेजेंट या फिर कन्वर्ट इनटू, पहला कन्वर्ट इनटू फर्स्ट पार्ट a+ib फॉर्म, दूसरा पोलर फॉर्म और तीसरा गिवन है आयलर फॉर्म। इन तीनों फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। अब मैंने आपको बताया कि अगर ये है 2, π/3, 2, π/3, इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं r, थीटा, इसको हम r, थीटा भी लिख सकते हैं। तो जब हम यहां से कंपेयर करेंगे तो r क्या आ जाएगा, r आ जाएगा 2 और थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा π/3। तो इसका जो हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो पोलर फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू r सिस थीटा। सो हो जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हो जाएगा r का वैल्यू कितना है 2 cos थीटा का वैल्यू π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो ये किस में हो गया, ये हो गया पोलर फॉर्म। ठीक है, तो इसका पोलर फॉर्म तो ये हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे a+ib फॉर्म में भी चेंज करेंगे। तो 2 cos π/3, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, वो तो 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। तो 2 यहां से कॉमन लेके इससे कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस √3 आयोटा। तो ये किस फॉर्म में हो गया, a+ib फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो ये a+ib फॉर्म में हो गया। अब तीसरा हमारे पास कौन सा बचता है, आयलर फॉर्म। तो आयलर फॉर्म के लिए हम क्या लिखते हैं, r e पावर आयोटा थीटा। तो हमें r गिवन है, r कितना है, r है 2 और थीटा कितना है, थीटा हमारे पास π/3। तो सिंपल हो जाएगा 2 e पावर आयोटा π/3। तो ये इसका आयलर फॉर्म हो गया। क्लियर? तो हमने इस क्वेश्चन को भी तीनों फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो हमें लगता है आज के लेक्चर को हमें यहीं पर रोकना चाहिए। आगे के लिए हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़।